गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका पीडिया की दुनिया में। ऐसे हो सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो, तो सभी को राधे राधे। और आज की क्लास में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंशन शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे जो, तो प्रिवेंशन शब्द का मतलब होगा रोकना। प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा? रोकना। कि किसी को रोकना। किसको रोकना? गाड़ी को रोकना? नहीं, गाड़ी को रोकना नहीं है। कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। क्या? जन्मजात। जन्मजात चीज क्या रोकना? जन्मजात डिसऑर्डर्स मतलब बीमारी। तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि जो जन्मजात बीमारियां हो रही है उनको रोकना। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो जन्मजात बीमारियां हो रही है उनको रोकना क्या कहलाता है? प्रिवेंशन ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ठीक है भाई। अब जो यहाँ पे कंजेनाइटल शब्द अपन ने पढ़ा है, इस कंजेनाइटल शब्द का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हो। अपन कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कंजेनाइटल कंजेनाइटल कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई डिसऑर्डर, ऐसी कोई बीमारी जो जन्म के टाइम ही बच्चे के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। ऐसी कोई बीमारी जो बच्चे के अंदर क्या है? जन्म के साथ ही गॉड गिफ्ट आ रही है। उन बीमारियों को अपन सबको क्या बोलते हैं? जन्मजात बीमारी बोलते हैं, कंजेनाइटल बीमारी बोलते हैं। ऐसी कोई बीमारी जो बच्चा जन्म के टाइम साथ में गिफ्ट लेके आया है, उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं? जन्मजात बीमारी बोलते हैं। जन्मजात बीमारी बहुत सारी पढ़ चुके हैं अपन, बहुत सारी होती है जन्मजात बीमारी, जैसे कि क्लब फुट हो गया, आपका जो पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, टीएफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो गया, और पता नहीं कितनी सारी बीमारियां पढ़ ली अपन ने जन्मजात। और एक होती है आपकी कार्डियक हार्ट डिजीज, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। और बहुत सारी तरीके से कोई जीन की, जैसे हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये सब की सब क्या है? जन्मजात बीमारियां हैं। और जन्मजात बीमारियों के होने की अपन ने एक मेन इटियोलॉजी पढ़, जो एक इटियोलॉजी पढ़ी थी अपन ने, वो 5-6 इटियोलॉजी ऐसी पढ़ी थी, वो हर कंजेनाइटल बीमारी के अंदर अपन लिखते हैं। कौन कौन सी? एक तो अपना क्या था? ईडियोपैथिक। कौन सी थी? एक तो अपनी थी ईडियोपैथिक। ईडियोपैथिक का मतलब हुआ, मैं ये बता रही हूँ आपको कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्यों हुए, ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से इस बेचारी नन्ही सी जान में पैदा होने के साथ साथ ही ये ऐसी बीमारी फालतू में गिफ्ट में आ गई। तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था कौन कौन से कारण थे। एक तो जैसे ईडियोपैथिक होता है कि भाई हमें नहीं पता क्या कारण था, भगवान ही जाने। और क्या? जैसे कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है, और माताजी क्या है? माताजी ने कोई ड्रग्स ऐसी खा ली जिसकी वजह से, कोई टेरिटोजेनिक ड्रग्स खा ली माताजी ने, और क्या हुआ? फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई, या फिर माताजी क्या है? बीड़ी सिगरेट सुट्टा लगाने में, अल्कोहल लेने में लगी हुई रहती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या करेंगे अपन भाई? जो कारण है उनको ही अपन क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। जन्मजात विसंगतियों से पूर्व बचाव संभव नहीं है, लेकिन निम्नलिखित उपायों द्वारा इनके होने की संभावना को कम किया जा सकता है। ये लो भाई, इसने तो कमाल कर दिया। ये ऐसे बोल रहा है जो भगवान गिफ्ट देके भेज रहा है उनको कम करना इतना ज्यादा, आप जितनी इजी तरीके से आपने ये टॉपिक ले लिया, पढ़ लिया, उतना इजी तरीका नहीं है जन्मजात बीमारियों को सही करने का। फिर भी हम कुछ तो ऐसी कोशिश करते हैं जिसकी वजह से भाई ये बीमारियां कम हो। ये ऐसे बोल रहा है कि ऐसा कोई स्पष्ट तो कोई इलाज नहीं है जिसकी वजह से आप ये जो भगवान आपको ये गॉड गिफ्ट देके जो बीमारियां भेज रहा है उनको आप कम कर सकते हो। लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कुछ ऐसी पूजा अर्चना करने की कि जिसकी वजह से ये जो जन्मजात बीमारियां हो रही थी वो कम हो जाए। तो ऐसी क्या पूजा अर्चना करते हैं उनको एक बार देख लेते हैं।
ऐसे नहीं है हवन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, वो सब नहीं है, ये आप अलग है, पढ़ लो देख लो। जेनेटिक डिसऑर्डर से बचाव हेतु निकट रक्त संबंधियों में विवाह संबंधों कॉन्सिजियस से बचने की सलाह देते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि एकदम क्या है, बोलते हैं यार कहाँ कौन दूर जाएगा इतनी दूर लड़की ढूंढने के लिए, आसपास में जो अपने रिश्तेदारों की लड़कियां हैं उनसे कर लो ना शादी, आराम हो जाए बस। कौन फालतू के अंदर इतनी दूर रिश्ता ढूंढने के लिए जाएगा, वहां पे का गोत मिलाओ, कुंडली मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ, कहाँ मिलाने की जरूरत है यार, अपने आसपास में रिश्तेदारों के अंदर लड़कियां बहुत है, कर लो शादी, लड़के बहुत है रिश्तेदारों में, कर लो शादी। तो उनको बोलते हैं आप रिश्तेदार के आसपास वालों जो निकट रिश्ते वाले होते हैं, निकटवर्ती रिश्तों के अंदर रिश्ता नहीं करना चाहिए। अपन देख बहुत बार सुनते भी है ना कि पास के रिश्तों में रिश्ता नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स हो जाती है। अपन अपनी कहावत में ही देखते हैं कि ठिकानों को दे नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो जाए। अपन कहावत सुनते हैं ना मारवाड़ी के अंदर, अपन कहावत में भी देखते हैं ना ठिकानों नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाए। तो ये देखो अपन जो भी डायलॉग मारते हैं वो सारे के सारे देखो सिद्ध होते हैं। अपन जितने भी डायलॉग बोलते हैं वो सारे के सारे डायलॉग देखो इतनी सिद्धम प्रूफ किए हुए होते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बुक में भी लिख दिया ना कि आसपास के रिश्तेदारों के अंदर शादियां नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी के अंदर जो बीमारियां ट्रांसफर हो रही है उनकी क्या है संभावना ज्यादा हो जाती है। भाई पास इस पीढ़ी के अंदर है तो इस परिवार के अंदर फिर वो पूरे परिवार के अंदर वो बीमारी फैल जाएगी। तो क्या है आसपास के रिश्तेदारों के साथ में शादी मत करो। एवं विवाह से पूर्व जेनेटिक डिसऑर्डर के वाहक कैरियर्स की पहचान हेतु कैरियर स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं। किसकी सलाह देते हैं? कैरियर स्क्रीनिंग की सलाह। आप जो मिलाते हो ना कुंडली मिलाते हो तो अपन बोलते हैं भाई कुंडली मिलाओ या फिर ना मिलाओ, लेकिन आप इसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा लिया करो कि ये किसी बीमारी के कैरियर तो नहीं है, कोई हीमोफीलिया के, कोई थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। यानी कि इनके अंदर आपको वो खुद तो एकदम हस्त पुष्ट तुरस्त दिखेंगे एकदम से ऐसे, खुद के अंदर तो कोई लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन क्या है वो उस बीमारी के कैरियर है। यानी कि कैरियर क्या होते हैं, कैरियर के अंदर क्या होता है, कैरियर के अंदर खुद के अंदर कोई साइन सिम्टम नहीं आते हैं उस बीमारी के। खुद कैरियर, अब जैसे सपोज करो मैं कैरियर हूं तो मेरे को खुद को कोई साइन सिम्टम नहीं आएगा, मेरे को खुद को पता ही नहीं चलेगा मेरे अंदर ये बीमारी है। जब मैं टेस्ट करवाने जाऊंगी तब मेरे को पता चलेगा अरे मैं तो ये बीमारियां फैलाने वाली थी। तो आप बोलोगे कि भाई आप एक तो आसपास के रिश्तेदारों के साथ में ऐसे आसपास के रिश्तों में शादी मत करो, दूसरा कुंडली नहीं मिलाओ तो भी चलेगा, लेकिन जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा लेना शादी से पहले कि ये जो मैडम या फिर ये जो सर है वो किसी भी जेनेटिक बीमारी के कैरियर तो नहीं है। और दोनों के किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के वाहक होने पर आपस में विवाह न करने की परामर्श देते हैं। भाई कितना भी प्यार कर लो थोड़े दिन बाद में देखो ना ऐसा होगा। आजकल तो क्या है कुंडलियां मिलाई जा रही है प्यार करने वालों की, फिर क्या ऐसे देखते हैं गोत मिल गई चलो ठीक है, घर वाले बोलते हैं नहीं अब कुंडली मिलवाएंगे, कुंडली मिली तो ही शादी करेंगे। तो एक ये और प्रॉब्लम हो जाती है, अपन सीरियल्स में देखते हैं ना आपस में कुंडली नहीं मिली, कुंडली दोष है ये वो, अपन तो कुंडली मिलाने वाला दूसरे। तो थोड़े दिन बाद में ऐसा होगा कि जेनेटिक काउंसलिंग भी करवाने लग जाएंगे लोग कि कुंडली मिल गई चलो ठीक है अब इसकी जेनेटिक काउंसलिंग करवाओ। अगर जेनेटिक काउंसलिंग में अगर ऐसा हुआ कि जैसे लड़की कैरियर है लड़का भी कैरियर, तो उनको बोलेंगे भाई साहब ये जोड़े आप जब दोनों एक साथ मिल जाओगे तो क्या है आपके होने वाले बच्चे में ये बीमारी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर ही आपके अंदर जीन है, तो आप दोनों ही कैरियर हो। जब आप साथ मिल जाओगे तो उस बच्चे के अंदर बीमारी हो जाएगी, इसलिए आपको शादी नहीं करनी है। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। और किसी रोग के प्रति आनुवंशिक रुझान जेनेटिक प्रीडिस्पोजन वाले दंपतियों को जेनेटिक काउंसलिंग के बोलते हैं। किसी भी परिवार के अंदर कोई बीमारी ज्यादा ही हो रही है तो उनको बोलते हैं आप जेनेटिक काउंसलिंग करवाओ। और 12 से 15 माह पर बालिकाओं गर्ल चाइल्ड को MMR मीजल्स मम्स रूबेला का टीका लगवाने हेतु पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं कि जो 12 से 15 महीने की जो बच्ची है उसके MMR का टीका लगना ही लगना चाहिए। क्यों भाई?
क्योंकि अगर ये MMR का, मीजल्स मम्प्स रूबेला का, हमने इन्फेक्शन पढ़ा था कौन सा वाला, हमारा टॉर्च वाला। टॉर्च वाले इन्फेक्शन के अंदर क्या था, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ये सब थे। और हमें पता है हर ईटियोलॉजी के अंदर हम एक शब्द लिख रहे थे, क्या, टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन। तो अब क्या करो, वो टॉर्च भाग भाग के जल रही थी ना, अब उस टॉर्च को ही बंद कर दो, उस टॉर्च को ही तोड़ दो। यानी कि टॉर्च को कैसे तोड़ेंगे, जो ये जो इन्फेक्शन है मीजल्स मम्प्स रूबेला, ये बहुत सारी कंजेनाइटल बीमारियां कर सकते हैं। इसलिए बोलेंगे कि अगर किसी के बच्ची हुई है तो आप कन्यादान कब करोगे कब नहीं करोगे वो चलेगा, लेकिन 12 से 15 महीने पर इस बच्ची के MMR आप जरूर लगवा लेना, क्योंकि जब ये आगे जाके माँ बनेगी तो इसकी टॉर्च कहीं, इसके अंदर जो टॉर्च वाला इन्फेक्शन कहीं उजाला ना कर दे। इसलिए उस टॉर्च को बंद करने के लिए क्या करते हैं, 12 से 15 महीने के ऊपर तो इसका MMR का वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है। और गर्भावस्था में मां के संक्रमण टॉर्च इन्फेक्शन की शीघ्र पहचान कर उचित उपाय करते हैं। अगर इस टॉर्च ने उजाला कर दिया प्रेगनेंसी में, तो फिर क्या है, जल्दी से पता लगाते हैं भाई ये चानना किस चीज का हो रहा है, ये टॉर्च का उजाला हो रहा है, तो इसका क्या है, इस टॉर्च को तो लाइट, इसको तो डिस करके कुछ भी करके इसको तो जल्दी से खत्म करो। और गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान मुख्यतः प्रथम 3 माह बिना चिकित्सीय सलाह के औषधियां लेने के लिए बोलते हैं, माता जी डॉक्टर को पूछ के ही लेना है। आपको पता है जो प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं फिर प्रेगनेंसी के अंदर, सब जानते हो ना, भली बाती प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर और 3 महीनों के, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं और कितने महीनों के, 3 ही महीनों के होते हैं। 3 महीनों के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, कितने महीनों के, 3 महीनों के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहले 3 महीने को अपन बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद में 6 महीने तक क्या हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर, 9वें महीने तक क्या हो जाएगा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो माताजी को ऐसे बोलते हैं कि माताजी प्रेगनेंसी के अंदर आपको कोई भी दवाई डॉक्टर को बिना पूछे नहीं लेनी है, खास कर कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यानी कि ऐसी दवाइयां भी क्या होती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयां भी टेरेटोजेनिक काम करती है, बीमारी करने का काम करती है। इसलिए बोलते हैं कि आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए कोई दवाई खाने मत बैठ जाना। उसके बाद में क्या है, गर्भवतियों को धूम्रपान, एक्टिव एवं पैसिव मद्यपान एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन गर्भस्थ शिशु पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराते हुए इन्हें बचने की सलाह देते हैं। जो माताजी थी जो प्रेगनेंसी के अंदर सुट्टा लगा रही थी, अल्कोहल पैक लगा रही थी, सुट्टा लगा रही थी, खैनी खा रही थी, उनको बोलेंगे माताजी आप अब रुक जाओ, आपके बच्चे के गलत प्रभाव पड़ सकता है। माताजी बोली भाई क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है मेरे बच्चे को, अरे माताजी ये नन्ही सी जान है, इसको ये आप जो खतरनाक सी खाद खा रहे हो ना, इससे क्या है, इस बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, न्यूरो एनटीडी हो सकता है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं इस बच्चे को। तो फिर वो माताजी आप बहुत सारे डिसऑर्डर को नाम बता देना, माताजी तो डर जाएगी, माताजी बोलेगी ये जोड़े मैं कहाँ इलाज करवाती घूमूंगी, एक तो पैसे लगा के ये खाऊं, ऊपर से इस बच्चे का इलाज करवाना पड़ेगा। तो फिर क्या है, इस माताजी को बताना है कि ये सब जो आप काम कर रहे हो क्रियाक्रम, इनका ये दुष्प्रभाव हो सकता है, इसलिए ये रोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज की माताजी को क्या है सलाह देते हैं। और एक तो है आपकी एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा स्मोकिंग भी 2 टाइप की होती है क्या, एक्टिव और पैसिव 2 टाइप की स्मोकिंग होती है, हमें तो पता ही नहीं था। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर वो खुद एक्टिव रहता है, खुद आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आप क्या हो, एक्टिव स्मोकर हो। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो लेकिन आपके खुद स्मोकिंग कर रहे हो तो एक्टिव स्मोकिंग हो गया,
अगर आपके पास में बैठ के कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप खुद सुट्टा नहीं लगा रहे हो, आपके पास वाला सुट्टा लगा रहा है, उसका जो धुआं आपके मुंह के अंदर जा रहा है, तो आपके फेफड़ों के अंदर जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, पैसिव स्मोकिंग हो जाएगा। उसके बाद में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने हेतु गर्भावस्था के दौरान 3 माह तक फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, 3 माह तक, उसके अंदर आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। आपको पता आयरन फोलिक एसिड की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रेगनेंसी की जो पहले 3 महीने होते हैं उनके अंदर क्या देते हैं, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट तो देनी ही देनी है। और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म एवं मेंटल रिटार्डेशन से बचाव हेतु आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। हाइपो का कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात, हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब ज्यादा होना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाइपो देख रहे हैं, यानी कि कम हो रही है क्या, थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई कमी हो जाती है, उसको बंद करने के लिए, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा मंद बुद्धि वाला नहीं हो, उससे बचने के लिए बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाया करो। और RH हीमोलाइटिक डिजीज से बचाव हेतु RH नेगेटिव माँ को एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। क्या, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। आपको मैं बता देती हूँ, जो RH नेगेटिव अगर कोई मदर होती है, अपन देखते हैं ना, अपन ब्लड पढ़ते हैं ना, OH पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव और OH पॉजिटिव, OH नेगेटिव, A पॉजिटिव, AB नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव अपन शब्द पढ़ते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है RH फैक्टर। क्या, RH फैक्टर, जिसके अंदर O पॉजिटिव है मतलब है RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, जिसके अंदर RH नेगेटिव है मतलब RH फैक्टर प्रेजेंट, RH पॉजिटिव वाले में तो होगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर कोई RH नेगेटिव की कोई माता जी है, क्या है, RH नेगेटिव की कोई माता जी है, और पापा जी चाहे RH पॉजिटिव का हो चाहे RH नेगेटिव का हो, पापा चाहे RH पॉजिटिव हो चाहे RH नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है पापा से। लेकिन अगर माता RH नेगेटिव है और अगर होने वाली पहली संतान कमीनी RH पॉजिटिव हो गई, तो क्या है, वहां पे एंटीबॉडीज बन जाती है। अब इस पहली को तो क्या है, पहले को तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसने तो क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड लाके उस माता जी के क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दी, उस माता जी के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड से एंटीबॉडी बन गई। अब इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो एंटीबॉडी देके चला गया। अब जो दूसरा बच्चा जो पैदा होगा उसके अंदर क्या है, RH जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो एक दूसरे से रिएक्शन करके तोड़ने लग जाएंगी एक दूसरी RBC को। इसलिए क्या है, उससे बचने के लिए अगर आपको पता चलता है कि माता जी का ब्लड RH नेगेटिव है, तो पहले ही एक इंजेक्शन आता है एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, जो डी थी उसके एंटी बन जाओ, विपरीत इम्यूनोग्लोबिन दे दो, तो एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। और क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, एमनियो का मतलब क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियो शब्द का मतलब क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। और जो सेंटेसिस शब्द अगर कहीं भी जुड़ जाए आपको, पेरासेंटेसिस, पेरिटोनियल सेंटेसिस, जो थोड़े सेंटेसिस, ये सेंटेसिस शब्द आप बहुत जगह पढ़ते हो। अगर सेंटेसिस शब्द जहां भी जुड़ जाए, सेंटेसिस शब्द जहां भी जुड़ जाए, जहां भी आ जाए, उसका मतलब होता है एस्पायरेशन। क्या, एस्पायरेशन, यानी कि आप वहां पे ऐसे सिरिंज लेके वहां पे एस्पायरेट यानी कि उस फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हो, बाहर एस्पायरेट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना, किसकी सहायता से, सिरिंज की सहायता से, या कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, जो कोरियोनिक विलाई होती है उनकी सैंपलिंग लेना, सोनोग्राफी आदि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर द्वारा जन्मजात विकृतियों की संभावना का आकलन करते हैं। एमनियोटिक सैंपलिंग
एमनियोटिक सेंटेसिस करके, सोनोग्राफी करके अपन जन्मजात से जो बीमारियां होती है उनका पहले ही पता लगाते हैं। स्थूल, गंभीर एवं घातक विसंगति की संभावना पर चिकित्सक गर्भ यानी कि एमटीपी के सलाह देते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई बच्चे में प्रॉब्लम है तो अपन क्या बोलते हैं, एमटीपी करने के लिए बोलते हैं, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बोलते हैं। गंभीर वंशानुगत रोग या संतान को हस्तांतरणीय गंभीर रोग से पीड़ित को संतान पैदा न करने की सलाह देते हैं। उनको बोलते हैं इस संतान को आप, ये संतान क्या करेगी बेचारी पैदा होके, इस संतान को आप पैदा ही मत करो। तो क्या क्या देख करते हैं अपन कंजेनाइटल बीमारियों को रोकने के लिए, अपने क्या क्या उपाय होते हैं, तो अपन फिर से एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि कंजेनाइटल बीमारियों को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो देख लो एक बार कंजेनाइटल बीमारियों को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो जेनेटिक जो कंजेनाइटल जो बीमारियां होती हैं वो जितना आप इजी से सोचते हो उतना इजी से ठीक होने वाली नहीं होती है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है जेनेटिक बीमारियां। लेकिन फिर भी क्या है, इतनी जल्दी से ठीक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अपन कुछ उपाय करते हैं जिसकी वजह से वो बीमारियां कम हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से बचाव हेतु, जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उनसे बचने के लिए अपन क्या बोलते हैं, आप आसपास के जो रिश्तेदार है, आप आसपास के जो रिश्ते हैं उसके अंदर शादी मत किया, शादी न करने की सलाह देते हैं। जबरदस्ती नहीं रोक सकते, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा गाजी, लेकिन अपन सलाह देते हैं कि भाई आप आसपास के रिश्तों में शादी मत किया करो। दूसरा, अपन शादी करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग करवाने के लिए बोलते हैं कि पहले जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा लो। अगर दोनों में से दोनों के दोनों अगर कैरियर है तो अपन दोनों को आपस में शादी न करने की सलाह देते हैं। और किसी रोग के प्रति अगर किसी फैमिली के अंदर कोई ज्यादा ही इच्छा, फैमिली वालों को ज्यादा ही भाग भाग के बीमारी हो रही है तो फैमिली वालों को बोलते हैं आप स्क्रीनिंग करवाओ जेनेटिक। और 12 से 15 महीने की बच्ची का एमएमआर का वैक्सीनेशन जरूर करवाए। क्या, 12 से 15 महीने के ऊपर, कितने महीनों पर, 12 से 15 महीने के बीच में एमएमआर की वैक्सीन लगनी ही लगनी चाहिए लड़की, गर्ल्स चाइल्ड को। और गर्भावस्था के दौरान जो टॉर्च का इन्फेक्शन होता है उसको जल्दी से पहचान करके उसको कम कर, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। और गर्भवती जो माताएं होती हैं उनको बोलते हैं कि आप पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कोई भी दवाई मत लो बिना डॉक्टर को पूछे, खुद डॉक्टर बनने की आप कोशिश मत करो, डॉक्टर को पूछ के यहाँ पे कोई भी दवाई लिया करो। और मेनली तीसरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए। उसके बाद में गर्भवती माँ को बोलते हैं कि आप जो ये बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान ये सब मत किया करो। और जो न्यूरल ट्यूब जो है उसको सही से क्लोज होने के लिए, उसकी सही से मैच्योरेशन के लिए आयरन, फोलिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं पहले 3 महीने तक। और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, मेंटल रिटार्डेशन को रोकने के लिए अपन क्या देते हैं, आयोडीन युक्त आहार देते हैं। RH नेगेटिव अगर कोई मदर है तो उसको एंटी डी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन की वैक्सीन देते हैं। एमनियोसेंटेसिस करके, सोनोग्राफी करके पता लगाते हैं कोई प्रॉब्लम है तो। अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है तो अपन उनको बोलते हैं कि आप है इस बच्चे का क्या करवा दो, एमटीपी करवा दो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा दो। और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या वाली कोई संतान होती है तो उनको अपन बोलते हैं आप इस संतान को पैदा मत करो। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, वह कंजेनाइटल जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए अपन क्या क्या उपाय करते हैं। थैंक यू।